नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रही थी उसके दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके थे और आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक के बारे में और बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। इससे सब्जेक्ट का सबसे हार्ड टॉपिक होने वाला है कि सर हार्ड कैसे बोल सकते हो, हमारे को तो ना तो मैथमेटिक्स हार्ड लगती है, ना इकोनॉमिक्स लगती है, ना इंटो लगती है, ना एक्सटेंशन लगती है। आप इस टॉपिक को हार्ड कैसे बता सकते हो? बेटा, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मेरे को आकर बोलते हैं कि सर ये टॉपिक हमारे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और सबसे ज्यादा हमारे को ये परेशान करता है, ये टॉपिक ये हमारे को समझ में नहीं आता है। तो उस टॉपिक की अपन आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और वैसे प्रिंसिपल्स है और कुछ आपस में रिलेशन है। तो आज की इस क्लास में ओनली प्रिंसिपल्स को अपन समझेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ओनली सिद्धांतों की बात करेंगे। मेरे हिसाब से आसानी से आपको दिख रहा है जो भी मैं चीजें लिख रहा हूं। आज अपन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। किसके सिद्धांतों को बात करेंगे? जो फार्म मैनेजमेंट है, जो फार्म मैनेजमेंट है, इसके सिद्धांतों के बारे में अपने को क्या करनी है? स्टडी करनी है, इनका अध्ययन करना है। अब की सर ये जो फार्म मैनेजमेंट है, मतलब जो फार्म प्रबंधन है, इसकी सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं? पहले इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मतलब जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, और ये जो फार्म मैनेजमेंट अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है? लागत को कम करना। क्या करना बेटा? लागत को कम करना, मतलब कॉस्ट को कम करना, मार्जिन या लाभ को बढ़ाना। लाभ बोले तो उत्पादन को बढ़ाना। लाभ को तो क्या करना है? बढ़ाना है। लागत को कम करना है। यही क्या है बेटा? यही उद्देश्य है। यही क्या है? उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? ये फार्म मैनेजमेंट का उद्देश्य है। अब की सर जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या उसका रियल में ही यही उद्देश्य है क्या कि लागत को कम करना है और इसके साथ में लाभ को बढ़ाना है? जी बिल्कुल बेटा, यही उद्देश्य है कि अपने को लागत को कम से कम करना है और लाभ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। मतलब कहीं ना कहीं अपन जो फार्म मैनेजमेंट, फार्म प्रबंधन पढ़ रहे हैं, फार्म का मैनेजमेंट, अपने खेत का इस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, इस प्रकार से उसको मैनेज करना है ताकि अपने को लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले और उसके साथ में ही उसमें लगने वाली जो कॉस्ट है वो क्या हो सके बेटा? कम से कम हो सके। तो ये क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है। अब अपन ऐसे सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा कि अपन ने ये बात तो कहने में तो अच्छी लगती है, कहने में तो बहुत अच्छी लगती है कि लागत को कम कर दो, लाभ को बढ़ा दो, कि ये कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बढ़ाने के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उनके बारे में अपन वन बाय वन क्या करेंगे बेटा? स्टडी करेंगे। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जो भी एग्जाम दोगे उनमें भी पूछा जाएगा और बीएससी एग्रीकल्चर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब तक सिद्धांत का आपको मैन मोरल नहीं समझ में आएगा तब तक ऐसे मान लो कि वो हार्ड चीजें लगती रहेगी। तो मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल भी ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगने दूंगा, ये टॉपिक हार्ड नहीं लगने दूंगा। सारी चीजें आपको बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि सर शॉर्ट में आपने समझा दिया, पर आप शॉर्ट में समझकर बहुत अच्छी अच्छी चीजें, प्यारी प्यारी चीजें लिख सकते हो। तो सबसे पहले समझना, फार्म मैनेजमेंट का उद्देश्य है लागत को कम करना और लाभ को बढ़ाना, और ये सिद्धांत भी यही करते हैं। सिद्धांत इस चीज को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को प्रूव कर देते हैं कि लागत को कम करना और लाभ को बढ़ाना। अब देखना, हैंड रिटन भी नोट्स मेरे बनाए हुए हैं खुद के, वो भी देख लेना। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट अपन क्यों पढ़ते हैं? इन सिद्धांतों का ज्ञान किसानों को व्यावसायिक सफलता, व्यवसाय में सफलता कब मिलेगी? जब पैसे आएंगे। पैसे कब आएंगे? जब लागत कम होगी और लाभ बढ़ेगा। समझ में आ गया? इसके बाद में आता है के लिए निर्णय की शक्ति को बढ़ाना और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। एक और होता है बेटा कि जैसे कि अपन बात करें कि कोई किसान है, अब वो किसान के पास में चार ऑप्शन आ रहे हैं, बाजरा उगाऊं कि चावल या धान उगाऊं या फिर इसके साथ में मक्का उगाऊं। तो बेटा ये प्रिंसिपल्स ये बता देते हैं कि कौन से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा और कौन से में कॉस्ट कम लगेगी, और उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो? फसल ग्रो
कर सकते हो, मतलब डिसीजन लेने में बहुत ही अच्छे से ये सहायता करती है फॉरेन मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। अब पहले सिद्धांत की बात करता हूं मैं। सबसे पहले जो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल है, उस फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करता हूं और सारी चीजें आपको समझाऊंगा, और समझाने के बाद में ही नेक्स्ट की ओर चलूंगा। और सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके होंगे, जो भी नहीं जुड़ चुके हैं वो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है। ओके बेटा, अब देखिएगा सबसे पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब इसका हिंदी में समझो कि हिंदी में क्या बोलते हैं। इस नियम को हिंदी में क्या कहते हैं कि सर घटते प्रतिफल का नियम। प्रतिफल, रिटर्न, जो अपने को रिटर्न मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है, वो भाई साहब घटने लगता है। वो क्या होने लगता है? घटने लगता है। बेटा एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ये नियम क्या कहना चाहता है, अपने फील्ड के तौर पर कहना चाहता हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहते हैं कि अपन कोई इनपुट लगाते हैं, जैसे कि इनपुट में मजदूर है, अपन मजदूर लगाते हैं, तो एक बार अपन एक मजदूर लगाते हैं, उसमें क्या होती है? 2 बोरी होती है। 3 मजदूर लगाए, उसमें क्या हो जाती है? अपने पहले 2 बोरी हुई, 3 बोरी हो गई। इसके साथ में 4 मजदूर लगाए, वो 3.5 बोरी हो गई। फिर इसके बाद में 5 मजदूर लगाए, वही 3.5 बोरी हुई। मतलब उससे कोई बेनिफिट, मतलब एक अपने इनपुट को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट तक तो बढ़ेगा उत्पादन, पर फिर वापस गिरने लगेगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। देखिएगा इसमें लिखो सबसे पहले, जैसे जैसे हम, साथ के साथ में लिख लो, जैसे जैसे हम इनपुट इनपुट है, इनपुट में क्या आ जाएगा? खाद, पानी, मजदूर। एग्जाम्पल लिख लेना, मजदूर। इनको अपन क्या करते हैं? इनकी मात्रा बढ़ाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बाकी की मात्रा स्थिर रखते हुए, बाकी की मात्रा स्थिर रखते हुए, बाकी की मात्रा क्या रखनी है? स्थिर रखनी है। तो बाकी की मात्रा स्थिर रखते हुए बढ़ाते हैं, तो एक समय के बाद में मिलने वाला उत्पादन कम हो जाता है। कि सर ये तो हिंदी में समझा रहे हो। बेटा हिंदी में ही समझा देते हैं तभी समझ में आएगा, वरना फिर आप उसी को वही समझोगे कि सर बहुत ज्यादा हार्ड है। और इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। मेरा मानना ये है कि साथ के साथ में लिखोगे ना इस टॉपिक और इसके आगे वाले टॉपिक को, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके नोट्स भी मैं बाइलिंगुअल आपको हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल करवा दूंगा, पर ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। ये सीखते ही आपको जो नोट्स पढ़ोगे उसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इससे भी ज्यादा लॉन्ग आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिएगा, जैसे जैसे हम एक इनपुट को बढ़ाते हैं, कोई भी इनपुट को बढ़ाते हैं, और उसके साथ में ही इनपुट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे, बाकी चीजों की समान मात्रा रखेंगे, और इसके साथ में ही अपने क्या होगा कि सर अपने क्या होगा? अपने उत्पादन बढ़ेगा। क्या होगा? उत्पादन पहले तो बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि उत्पादन कम हो जाता है। जैसे कि अपन बात करें, एक मजदूर से अपने जो गेहूं है वो 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है। और बात करें तो 2 मजदूर से 18 क्विंटल होते हैं। और बात करें तो 3 मजदूर से 25 क्विंटल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बेटा? 25 क्विंटल हो रहे। मतलब आपने देखा 1 से 10
फिर 8 बटे, फिर कितने बटे, ओनली 2 और 5 7 बटे। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब आप इनपुट तो इधर क्या लगा रहे हो, ज्यादा लगा रहे हो, पर जो आपका प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इसी को तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी को तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। मतलब इसमें प्रतिफल घटता जाता है, एक पॉइंट ऐसा रहता है उस पर तो रहेगा अच्छा, पर इसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटने लगता है। तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। तो पहली चीज समझ में आ गई कि अपन जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे उपज बढ़ती जाती है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है उससे घटने लग जाती है। तो वो पढ़े क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। एग्जाम्पल भी बता दिया है, इसके बाइलिंगुअल नोट्स भी डिटेल से मिल जाएंगे। अब बेटा जैसे कि अपन बात करते हैं अपने फील्ड पर भी इसको एग्जाम्पल कर लो कि अपना एक मजदूर था 10 क्विंटल, 2 मजदूर थे 18, 3 मजदूर आए 25। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक अकेला 10 कर रहा था, फिर 2 मिलकर भी 18 कर रहे हैं, फिर 3 मिलकर भी कितने कर रहे हैं भाई साहब, 25 कर रहे हैं। तो इस प्रकार के को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। अब इसमें भी देख लो, ठीक है, लिख लेना जो मैंने लिखवाया हूं। पहले को देख लेते हैं अपन। पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें देखो, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक वस्तु परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, मतलब जो अपन इनपुट है, जो एक एक इनपुट है, उस इनपुट को अपन क्या करते हैं, उसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा अन्य साधनों को स्थिर रखते हैं। अन्य इनपुट्स को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो एक निश्चित बिंदु तक तो क्या होगी, मतलब बढ़ोतरी होगी, उसके बाद में क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। सीमांत उत्पाद क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। इसे हासमान प्रतिफल सिद्धांत कहते हैं। हासमान का मतलब क्या होता है, घटना, कम होना। क्या कहलाता है बेटा, कम होना कहलाता है। प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब क्या है, रिटर्न। अपने को जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब सीधा सा समझो कि एक अपना जो परिवर्तनशील जो इनपुट है, उस इनपुट की संख्या में अपन क्या करते हैं, उसकी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, एक पॉइंट तक अच्छा खासा बढ़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे घटने लग जाएगा। इसी को अपन कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो पहला नियम मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख लेना, साथ के साथ में रिक्वेस्ट रहेगी, इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद में आते हैं भाई साहब सेकंड। सेकंड अपने आता है, और इसके साथ में ही लॉ ऑफ कॉस्ट। लॉ ऑफ कॉस्ट मतलब लागत का सिद्धांत जिसे अपन कहते हैं। अपन बात करते हैं कि सबसे पहले बात करें, जब उत्पादन बढ़ता है तो शुरू में लागत प्रति इकाई क्या होती है, घटती है। उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, तो लागत क्या होती है, लागत क्या होती है भाई साहब, लागत प्रति इकाई घट जाएगी। प्रति इकाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैसे तो बढ़ेगी, पर प्रति इकाई की बात करें तब क्या हो जाती है, घट जाती है। और इसके साथ में ही लेकिन बहुत ज्यादा उत्पादन करने पर लागत बढ़ती है। जब अपन बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं तो भाई साहब लागत क्या हो जाती है, लागत बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये अपना कोई फार्म है, ठीक है। इस फार्म पर अपन ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर जो खरीदना क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये जो अपना क्या है फार्म है, इस पर क्या है, ऐसा मान लो कि ये बड़ा फार्म है, इस पर ट्रैक्टर अपना आसानी से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा ही एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये अपना खेत है, इस पर अपन क्या होता है, एक मजदूर, जैसे कि मैं हूं, मैं खेती कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है बेटा, खेत है। इस खेत पर मैं खेती करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या होता है, उत्पादन बढ़ाता हूं तो लागत क्या हो जाती है, प्रति इकाई
इकाई घट जाती है। जब मैं बहुत ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश किया, अब भाई साहब मैंने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, मैंने मेरे खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, मैं बीमार पड़ गया, 2 से 3 लाख रुपए लग गए। तो भाई साहब क्या हो गया, खर्चा तो बहुत ज्यादा हो गया, खर्चा तो बहुत ज्यादा हो गया। या फिर आप ट्रैक्टर था भाई साहब 5 बीघे के लिए, और भाई साहब 15-20 बीघे में उसको चला रहे हो, मतलब बहुत दौड़ा रहे हो, अब उसमें मेंटेनेंस ज्यादा आ जाएगा, मेंटेनेंस खर्चा ज्यादा आ जाएगा, तो भाई साहब उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो ये अपने आता है लॉ ऑफ कॉस्ट है, मतलब उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में लागत प्रति इकाई घटती है। पर जब बहुत ज्यादा उत्पादन अपन लेने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थी बन जाते हैं, तो भाई साहब वो लागत क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये अपने होता है लॉ ऑफ कॉस्ट। क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ कॉस्ट होता है। और भी इसमें लिख सकते हो कि कॉस्ट जैसे जैसे घटेगी तो मार्जिन वैसे वैसे बढ़ेगा, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिन क्या होता है, घटता है। इस प्रकार का अपना होता है लॉ ऑफ कॉस्ट। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसको शॉर्ट लाइन में भी याद कर सकते हो, पहले लागत घटेगी प्रति इकाई, फिर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब थर्ड रूल आता है अपने, और थर्ड आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स को समझते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपके पास में ऐसे समझ लो कि आपके साथ में बहुत सारे आपके पास में इनपुट्स है, बहुत सारे संसाधन है, उन संसाधनों का आपको यूज करना है, उन संसाधनों का क्या करना है, यूज करना है। देखिएगा उस कंडीशन में कैसे करोगे, तो सबसे पहले लिखो कि संसाधनों को आपको बांटना है। संसाधनों को ध्यान से पहले लिख लो, इसको संसाधनों या इनपुट्स को क्या करना है, इनपुट्स को बांटना है। क्या करना है बेटा, संसाधनों को बांटना है। और बांटना भी किस प्रकार से है कि हर फसल या उद्यम से अंतिम रुपया समान लाभ दे। मतलब अपन बात करें कि प्रत्येक उद्यम से लाभ सम्मान मिले। भाई साहब एक चीज समझ लेना कि आपके पास में भाई साहब बहुत सारे इनपुट्स है, अब उन इनपुट्स का आपको यूज किस प्रकार से करना है ताकि अपने को लाभ क्या मिल सके, सम्मान मिल सके। कहने का मतलब ये है, आपके पास में 5 रुपए है, अब वो 5 रुपए आप लगाते हो, जैसे कि आप लगाते हो कोई भी, जैसे आप 5 रुपए गेहूं के उत्पादन में लगाते हो, अब आपको उससे रिटर्न मिलता है 7 रुपए का। अब आप 5 रुपए लगाते हो धान की खेती में और उससे मिलता है 10 रुपए, तो भाई साहब आपको किस में लगाना चाहिए, आपको 10 रुपए वाले में लगाना चाहिए, धान वाले में लगाना चाहिए। तो ये क्या कहता है, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल कहता है। अब सबसे पहले एक एग्जांपल की बात करते हैं। 1 रुपया गेहूं में 5 रुपए का लाभ देता है। 1 रुपया गेहूं में अगर लगाते हैं तो लाभ कितना मिलता है, 5 रुपए का मिलता है। एग्जाम्पल समझना। इसके बाद में चावल में 5 रुपए का लाभ दे, चावल भी अगर 5 रुपए का लाभ दे तो दोनों में निवेश करना है, दोनों में निवेश करना है। और अगर चावल में 6 रुपए और गेहूं में दे, अगर चावल में 6 रुपए और गेहूं में 4 रुपए मिले तो आपको चावल में ज्यादा करना है, चावल में ज्यादा करना है। बेटा वो वाली चीज आ गई जो अपन खेती पर करते हैं ना, जो अपन खेती में ज्यादातर करते हैं ना। अब कौन नहीं चाहेगा कि सर, कौन नहीं चाहेगा कि प्रोडक्शन ना मिले, कौन नहीं चाहेगा कि मुनाफा ज्यादा नहीं मिले, कि सर सभी चाहेंगे। तो 1 रुपया जो गेहूं है, 1 रुपया अगर गेहूं में लगाया तो 5 रुपए अपने को मिले, चावल में 1 रुपया लगाया तो 5 रुपए अपने को मिले, ठीक है। तो दोनों में निवेश कर दो,
क्या करना है, दोनों में निवेश कर देना है। अगर आप चावल में 1 रुपया करते हो और 6 रुपए मिलते हैं तो चावल में ज्यादा निवेश करो, चावल में ज्यादा निवेश करो और इसके साथ में गेहूं में कम निवेश करो। तो इस प्रकार का जो नियम है वो कहता है भाई साहब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, मतलब समान लाभ मिलना चाहिए भाई साहब। अगर किसी से ज्यादा मिल रहा है तो उसको ज्यादा दीजिए, उसमें ज्यादा निवेश कीजिए। अगर किसी से कम प्रॉफिट मिल रहा है कम निवेश कीजिए। आप एक चीज मेरे को बताइएगा कि आपके जैसे 5 रुपए निवेश करते हो, एक जगह से 7 मिल रहा है, एक जगह से 8 मिल रहा है, तो आप किस में करोगे कि सिर्फ ज्यादा जिससे रिटर्न मिलेगा। तो यही बात बोल रहा है, अगर सम्मान मिल रहा है तो आधे आधे कर दो, ठीक है। अगर कम मिल रहा है किसी से तो उससे आपको लगे कि हाँ इसमें भी मेरे को करना चाहिए तो उसमें कम कर दो। वो ही निवेश वाली चीजें हैं। इक्वी मार्जिनल मतलब समान लाभ अपने को मिले उसी में अपने को करना है निवेश। तो ये अपने थर्ड हो जाता है बेटा। अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अब इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Principles of opportunity cost. देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है, ये कॉस्ट कहती है भाई साहब जिसको छोड़ोगे, मैं एक लाइन बोलता हूं उसको समझना, जिसको छोड़ोगे वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको छोड़ोगे वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको छोड़ोगे वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसमें सबसे पहले लिखना, जब हम एक विकल्प को चुनते हैं, जब हम एक विकल्प को चुनते हैं तो दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ध्यान से दोबारा से पढ़ो, जिसको अपन छोड़ते हैं वही क्या होती है, वही क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वही क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल के साथ में समझ में आएगा। सबसे पहले पर बात करते हैं, अपना कोई खेत है, उस खेत में गेहूं और चना उगा सकते हैं, तो गेहूं से अपने को कितना मिल रहा है कि सर गेहूं से अपने को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 10,000 रुपए। चने से कितने मिल रहे हैं कि सर चने से 12,000 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 12,000 रुपए। अब अपन बात करते हैं गेहूं बोने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, गेहूं बोने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, 12,000 आ जाएगी। मतलब चना छोड़ने का कॉस्ट, चना छोड़ने का नुकसान आप इसको कह सकते हो, नुकसान आप कह सकते हो। कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब, ध्यान से समझना, नाम से ही पता चल जाता है विशेष सिद्धांत का। कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है, लागत। कि सर ये लागत कैसे आई, कि ये लागत कैसे। अब आप एक चीज बताइएगा कि आपके पास में ये 10 रुपए हैं, ये 12 रुपए हैं। अगर आप ये 10 रुपए ले लेते हो तो आपको 2 रुपए लागत तो ये छोड़ने की लागत लग गई, क्योंकि आपके पास में एक साइड पड़े थे 10 रुपए, एक साइड 12 रुपए पड़े थे। एक साथ में जो भी उठाना है या तो 10 उठा लो या 12 उठा लो, तो उठाइएगा। आप उठा लेते हो 10 से, तो भाई साहब 2 का नुकसान तो वहीं पर हो गया, 2 रुपए का नुकसान तो वहीं पर हो गया, क्योंकि आपने 12 को नहीं उठाया। तो 12 को नहीं उठाया, इसका मतलब जो हुआ वो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हुई, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। तो देखिएगा गेहूं 10,000 रुपए थे बोने के, चने के 12,000 थे। अब भाई साहब गेहूं बोने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब जो अवसर था वो अवसर की लागत लग गई अपनी। कितनी लग गई, 2,000 लग गई। तो भाई साहब 2,000 का नुकसान हो गया अपने। कितना हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया। मतलब इसमें समझ तो गए क्या आप, इसमें होता है भाई साहब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कई बार अपने पास में कोई अवसर आता है, उस अवसर को अपन क्या कर देते हैं,
छोड़ देते हैं तो वो अपने क्या आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। एग्जाम्पल के साथ में भी समझा दिया, बहुत सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे 99% कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि गेहूं को बो रहे थे 10,000 रुपए और भाई साहब जो अपने पास में बहुत अच्छा बेहतर विकल्प था उसको अपन ने चूज नहीं किया तो इसे 2,000 की लागत बढ़ गई, तो ये 12,000 क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो ये अपनी क्या आ गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल आ जाता है। मेरे हिसाब से जो जो इंटेलिजेंट है मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत भी समझते हैं उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइंड में घुस गई और कभी भी माइंड से निकल नहीं सकती। अब इसके बाद में चलें आगे की ओर, आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में समझे, सारे प्रिंसिपल के बारे में समझ लिए। अब नेक्स्ट के बारे में और समझ, 7, 8, 9 बहुत सारे आते हैं पर ज्यादातर जो है अपने वो सारे समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। देखिएगा अब अपने हैं 5 नंबर का प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम कंपैरिजन। प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम कंपैरिजन क्या आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम कंपैरिजन आ जाएगा। टाइम कंपैरिजन में क्या है, देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं लाभ या खर्च का जो मूल्य है वो समय के अनुसार बदलता है। अब मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं। अब भाई साहब जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपके 5 रुपए, आपके 5 रुपए है और अब 6 महीने बाद में इसका जो मूल्य मिलेगा, जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 5 रुपए की जगह 7 रुपए मिलेगा, मतलब 2 रुपए मिला। अब अपने को देखना है कि अभी मूल्य की मुद्रास्फीति क्या है। इन्फ्लेशन आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, तो अभी मुद्रास्फीति 2 रुपए है। ठीक है, मतलब आगे क्या मुद्रास्फीति, जैसे कि अपन बात करें कि अपन जब छोटे थे तब 1 रुपये का कोई महत्व नहीं था कि 1 रुपये तो ऐसे ही है, मम्मी दे देती थी कि मम्मी ये 1 रुपये दे दी। आज 10 रुपए का कोई महत्व नहीं है। पहले अपने टाइम में 1 रुपया दिया जाता था, आज दिया जा रहा है 10 रुपए। ठीक है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति, आपको पता है महंगाई डबल हो गई। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। तो वही चीजें हैं टाइम कंपैरिजन। आज 100 रुपए का बीज खरीदो, आज 100 रुपए का क्या करना है, बीज खरीदना है। इसके बाद में 4 महीने में 500 रुपए कमाओ। ठीक है, और इसके साथ में ही अपन बात करें कि 4 महीने में ये आपने कमाया। अब इसके बाद में आता है कि बजाय इसके 1 साल का इंतजार करना पड़े, अब अपन इसका क्या करेंगे, 1 वर्ष का क्या करेंगे कि सर इंतजार करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम के पैसे को भविष्य के पैसे से आपको तुलना करनी है, मूल्यवान है तो उस प्रकार से आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है अपने फॉर्म पर। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। टाइम कंपैरिजन का यही है, मूल्य के आधार पर अपने को कंपैरिजन करना है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो देखिएगा ये क्या होता है, अपन बात करें कि सबसे पहले अपन खेती करते हैं, खेती में क्या पढ़ रहे हैं कि सर लागत कम से कम आए, कि सर लागत कम से कम आए लाभ बढ़े, यही है अपना मेन सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। क्या आ जाएगा बेटा, प्रतिस्थापन आ जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन में सबसे पहले अपन बात करते हैं तो प्रतिस्थापन में क्या हो जाएगा, अपन मजदूर है भाई साहब, क्या है, मजदूर है। अब मजदूर गेहूं की कटाई के 700 रुपए ले रहे हैं दिन के, और मशीन क्या कर रही है, मशीन क्या कर रही है, मशीन जो मजदूर काम करेगा 700 में, वो मशीन काम कर देगी 100 रुपए में। तो भाई साहब सब्स्टिट्यूशन कर लो, आप ट्रेडिशनल तरीके से मत चलो कि मजदूर से ही कार्य करवाना है, नहीं, आप उसकी जगह प्रतिस्थापन करवा दो। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे लागत कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा,
कम होती है, लागत क्या होती है, कम होती है। मतलब लागत क्या लग रही थी, मजदूर से ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए मशीनों से काम करवा लिया। अब आपको जैसे भी कि कोई भी काम मजदूर से करवाना है, ऐसे ही कोई अन्य इनपुट है, वो इनपुट महंगा आ रहा है, तो उसकी जगह कोई दूसरा यूज कर लो जो सस्ता हो और कहीं ना कहीं उपज पर भी कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। महंगे मजदूरों की जगह क्या करने कर लग जाओ, मशीन का यूज करने लग जाओ। सस्ते को क्या करना है, लाना है, महंगे को भगाना है। सस्ते को लाना है, महंगे को भगाना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा कि सर महंगे को क्या करना है, महंगे को भगाना है, सस्ते को लाना है, तो ये अपने प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिर आता है अपने नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अपन बात करें, ये अपना फील्ड है भाई साहब, 50% ये है, 50% ये है, इसमें मैंने गेहूं बोया और भाई साहब इसमें मैंने मक्का बो दिया, इसमें मैंने मक्का बो दिया। इससे मेरे को कितना मिल रहा है, इस फील्ड से मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और इससे मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब भाई साहब मैं क्या सोचूंगा कि मेरे को अगर इससे कोई बेनिफिट ही नहीं प्राप्त हो रहा है, सॉरी इससे कोई बेनिफिट ही नहीं प्राप्त हो रहा है, तो खास कर मैं इसमें भी मक्का उगा लेता, खास कर मैं इसमें भी मक्का उगा लेता, तो आज मेरे पास में 10 लाख रुपए होते। कितने होते बेटा, 10 लाख रुपए। इसी को बोलता है कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब अपने को जो अपना लाभ है उसको कंपैरिजन करना है, उसको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, और जिससे अपने को ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो वो वाला अपने को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अपने को क्या करना है, कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला अपने को अप्लाई करना है। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लगे, मतलब ज्यादा नुकसान अपने को नहीं हो, कॉस्ट अपनी लगनी नहीं चाहिए, जिसमें कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो उसको अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये आता है कंपैरेटिव एडवांटेज। अब इसके बाद में आता है भाई साहब नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंबाइनिंग एंटरप्राइजेस। क्या आता है बेटा, प्रिंसिपल्स क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंबाइनिंग एंटरप्राइजेस। ध्यान से समझना, बहुत प्यारी प्यारी भाषा में समझना इसको। कंबाइनिंग एंटरप्राइजेस का मतलब है भाई साहब आप फसल उत्पादन कर रहे हो, फसल उत्पादन के साथ साथ में मेरे कहने से आप पशुपालन भी करने लग जाओ, पशुपालन भी करने लग जाओ, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, लागत कम आएगी और फायदा ज्यादा मिलेगा। अब कोई श्याम है कि सर मैं पशुपालन नहीं करना चाहता, मैं तो क्या लगाना चाहता हूं, मैं तो वृक्ष लगाना चाहता हूं। बेटा तू वृक्ष लगा ले, बेटा तू वृक्ष लगा ले, ठीक है, मतलब तू एग्रो फॉरेस्ट्री कर ले। कि सर मैं ये भी नहीं करना चाहता, मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, इसके साथ साथ में बेटा मछली पालन कर ले, मतलब कुछ कर तो सही, कुछ इसके साथ में डेयरी लगा ले, कुछ भी कर ले, पर कुछ तो आप करो इसके साथ साथ में। इसको बोलते हैं कंबाइनिंग एंटरप्राइज। एग्रोन 222 में पढ़ा होगा आपने। मतलब आप जो फसल उत्पादन कर रहे हो उसके साथ साथ में कोई अन्य उद्यम भी करने लग जाओ, ये अपने आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंबाइनिंग एंटरप्राइजेस। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपने आता प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इसका मतलब तो समझ गए, कंजूस। अपने को क्या बनना है, कंजूस बनना है भाई साहब, ताकि लागत अपने क्या हो, कम से कम हो। देखिएगा, कम मजदूर, सही मात्रा में खाद और सटीक मशीनरी से उत्पादन करना। मतलब अपने को इस प्रकार का कॉम्बिनेशन चूज करना है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन चूज करना है ताकि उससे कम लागत लगे,
कम लागत लगे और उत्पादन अधिक प्राप्त हो। उत्पादन अधिक प्राप्त हो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो अपने हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉम्बिनेशन, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये अपने कि अपने को लागत क्या करनी है, कम से कम करनी है। लागत क्या करनी है बेटा, कम से कम करनी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन तैयार करो उससे लागत आपको क्या लगे, कम लगे। इसमें 2-3 सिद्धांतों का मैं नाम बताऊंगा जो कि ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे और बाकी आपसे ज्यादा डिटेल से नहीं पूछे जाएंगे, उनकी मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। पर इसके साथ साथ में आपने अगर लिखा है तो 100% आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला आता है, इसमें से मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं कि कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग वाला आता है, इसके साथ में ही लिस्ट कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना, दो याद रखना मोस्टली, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, पहले वाले के बारे में बात कर लिए थे, अब इसके बाद में अपन चलते हैं, पूरा लिखा हुआ भी है, पूरा पीडीएफ भी है, तो यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ कॉस्ट, लॉ ऑफ कॉस्ट कहता है कि ये मार्जिनल रिटर्न्स और इसके साथ में मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे अपने को कुछ भी नहीं है, ना लॉस ना प्रॉफिट। अगर मार्जिनल जो रिटर्न है वो अपने को ज्यादा प्राप्त हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ये अपने लागत का सिद्धांत है। इक्वी मार्जिनल में क्या होता है, इक्वी मार्जिनल में होता है कि साधनों की सीमित उपलब्धता परिस्थितियों में प्रयुक्त आर्थिक सिद्धांत के हिसाब से अपन जो करते हैं वो सम सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत होता है। एग्जाम्पल से समझो कि एक किसान अपने सीमित संसाधनों की प्रत्येक इकाई का उन उद्यमों में उपयोग करना चाहता है जहां से सर्वाधिक क्या हो, प्रतिफल हो, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको बताया था, ठीक है। ये भी यहाँ पर दे रखे हैं, सारे सिद्धांत इसमें दे रखे बेटा, सारे के सारे सिद्धांत यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये वाली पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इससे भी आप स्टडी कर सकते हो। ये वाली पीडीएफ भी मैं क्या करवा दूंगा, आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, जो कुछ टॉपिक अपना बच रखा है उस टॉपिक को अपन कवर कर लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो आराम से नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ बनानी है, और इसके साथ में ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा और भी नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। समझ में आ जाना चाहिए और ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है, ठीक है। डायग्राम वगैरह के साथ में और भी मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।